हेलो एवरीवन। परिषदीय परीक्षा 2024 को आसान, बेहतर और तनावमुक्त बनाने हेतु उप जिलाधिकारी महोदया प्रतापनगर श्रीमती अशीमा गोयल जी के मार्गदर्शन और खंड शिक्षा अधिकारी प्रतापनगर श्रीमती पूनम चौहान जी के कुशल नेतृत्व में परीक्षा जीतो अभियान 2024 कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें विगत 10 वर्षों के दोहराए गए प्रश्नों की पाठ्य सामग्री विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की गई है, जिससे अभ्यर्थियों के मन से परीक्षा के भय को कम किया जाए। इसी श्रृंखला में मैं आज कक्षा 12वीं के इतिहास विषय की पाठ्य सामग्री की चर्चा करने जा रही हूँ, जिसमें इतिहास में 3 यूनिट है और जिन्हें 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है और हर यूनिट में 4 अध्याय दिए गए हैं। बात करते हैं पहले यूनिट के पहले अध्याय की, जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। इसमें जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वे हैं हड़प्पा लिपि, विशाल स्नानागार, जल निकास प्रणाली और हड़प्पा सभ्यता का अंत। ये क्वेश्चन दो या दो से अधिक बार रिपीट हुए हैं। साथ ही दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, जिसमें अभिलेखों का महत्व, प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिशेन के द्वारा समुद्रगुप्त के लिए लिखी गई है, और महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण। और तीसरा अध्याय है बंधुत्व, जाति और वर्ग, जिसमें महाभारत के रचयिता, महाकाव्य काल में मनोरंजन के साधन और महाभारत की कथा वस्तु क्या है, ये वाले क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और चौथा अध्याय है विचार, विश्वास तथा इमारतें। इसमें त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में समानताएं। बात करते हैं सेकंड यूनिट की, जिसमें 5वां अध्याय है यात्रियों के नजरे से। इसमें किताब उल हिंद जो अलबनी के द्वारा लिखी गई है, साथ ही इब्न बतूता की डाक व्यवस्था का वर्णन। और अध्याय 6 में भक्ति सूफी परंपराएं, जिसमें खानका, कबीरदास के उपदेश और खालसा पंथ के प्रतीक। और 7वां अध्याय है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसमें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, हम्पी की खोज, महानवमी डिब्बा, अमर नायक प्रणाली और जल आवश्यकताएं विजयनगर की। ये क्वेश्चन दो या दो से अधिक बार दोहराए गए। साथ ही 8वां अध्याय है किसान, जमींदार और राज्य, जिसमें मुगल कालीन कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका, जमींदारों की भूमिका और भू राजस्व व्यवस्था। अब बात करते हैं तीसरे यूनिट की, जिसमें अध्याय 9 है उपनिवेशवाद और देहात। इसमें बंगाल में जोतदारों का उदय, इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त, जो कि 5 बार रिपीट हो चुका है। इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था और ये विशेषतः बंगाल और बिहार में लागू की गई थी, ये वाली व्यवस्था। और फिर पहाड़िया लोगों का जीवन, संथालों का विद्रोह, दक्कन रैतों का विद्रोह। अध्याय 10 विद्रोही और राज, जिसमें 1857 की क्रांति के धार्मिक और सामाजिक कारण, सहायक संधि, 1857 की क्रांति के आर्थिक और राजनीतिक कारण, अवध में विद्रोह का व्यापकता और क्रांति का दमन। वहीं 11वां अध्याय है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें चरखा राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में शुरू हुआ, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है।
असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ और जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। साथ ही महात्मा गांधी के आंदोलन का स्वरूप। 12वां और अंतिम अध्याय है संविधान का निर्माण। इसमें संविधान सभा का कार्य, उसकी प्रणाली एवं निर्माण, संविधान सभा में भाषा विवाद आदि क्वेश्चन 2 या 2 से अधिक बार रिपीट हुए। अब बात करते हैं मानचित्र की, जिसमें है कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, लोथल जो गुजरात में है, कलिंग उड़ीसा, सांची मध्य प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, पाटलिपुत्र बिहार, अजंता कार्ले आपका महाराष्ट्र और अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं इन प्रश्नों के सॉल्यूशन की, जिसमें पहला आता है हड़प्पा लिपि। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक है जो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, और इसकी विशेष बात यह है कि ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है। और दूसरी बात करते हैं विशाल स्नानागार की, जो कि मोहनजोदड़ो में मिला है और जिसका प्रयोग धार्मिक उत्सवों में होता था। वहीं हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की बात करते हैं, जिसमें जो नालियां थी वो पक्की और ढकी हुई होती थी, और गली की नाली सड़कों से मिली होती थी। साथ ही नालियों में कुछ दूर पर शोषक कूप लगाए जाते थे ताकि नालियों पे कूड़ा न रुके। और हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसके कुछ कारण बताए गए हैं, जिनमें है कि सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी, इस वजह से हड़प्पा का अंत हुआ। दूसरा, आर्यों या सिंधुवासियों के मध्य भीषण युद्ध हुआ होगा। और तीसरा है कि जलवायु परिवर्तन या भूकंप के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। वहीं दूसरे अध्याय के टॉपिक की बात करते हैं, जिसमें अभिलेखों का महत्व। अभिलेख विशेषता कठोर सतह पर जैसे पत्थर या धातु पे लिखे जाते थे। इनमें प्राचीन भारत की भू राजस्व व्यवस्था और प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और प्राचीन भारत में अशोक के अभिलेख विशेषता शिलालेख महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति की, जिसकी रचना हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में की थी, और प्रयाग प्रशस्ति का अन्य नाम है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। वहीं आगे बात करते हैं महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों की। महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है में किया गया है, और महाजनपद 16 थे, और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, और इनमें मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। और इसमें है दूसरा, महाभारत के रचयिता भाट सारथी थे, और महाकाव्य काल में मनोरंजन के साधन थे आपके शिकार, नृत्य, संगीत, मल्लयुद्ध और जुआ खेलना। वहीं बात करते हैं महाभारत की कथा वस्तु। तो महाभारत की कथा वस्तु थी कौरव और पांडवों के मध्य भूमि और सत्ता के लिए युद्ध। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिपिटक, जो कि 3 होते थे, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं, और इनमें 3 थे। इनके नाम है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। वही बात करते हैं जैन और बौद्ध धर्म में समानताएं। तो दोनों धर्म ने मानव को ऊपर माना, तो ये दोनों मानवतावादी थे। कर्म पे विश्वास करते थे, तो ये कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद में विश्वास करते थे। दोनों ही धर्मों का अंतिम लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति था, और दोनों ही अहिंसा मूलक थे, और साथ ही दोनों ने जाति प्रथा या जातिवाद का विरोध किया। आगे बात करते हैं किताब उल हिंद की, जिसके रचयिता है अलुबनी। इसकी भाषा
अरबी है और इसमें 80 अध्याय है। और किताबुल हिंद में धर्म, दर्शन, त्योहार, भार, तौल, कानून आदि विषयों का वर्णन किया गया है। इब्न बतूता की डाक व्यवस्था। इब्न बतूता की किताब का नाम रिहल्ला था। इसने 2 प्रकार की डाक व्यवस्था का वर्णन किया, जिसमें पहले है उलुक। उलुक अश्व डाक व्यवस्था थी और दूसरी है दावा, जो पैदल डाक व्यवस्था थी। बात करते हैं खानका की। खानकाह सूफियों के निवास स्थान, घास फूस मिट्टी के बने होते थे और यहाँ सूफी संत और उनके परिवार के लोग रहते थे। और खानका की विशेष बात ये थी कि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के लिए दरवाजे खुले रहते थे। बात करते हैं कबीरदास के उपदेश। तो कबीरदास निर्गुण भक्ति परंपरा के विशेष भक्त थे और ये एक ईश्वर पे विश्वास करते थे, तो ये एकेश्वरवादी थे। साथ ही इन्होंने मूर्ति पूजा और जातिवाद का खंडन किया। खालसा पंथ के प्रतीक, जिन्हें 5 ककार के रूप में भी जाना जाता है, उनमें पहला है केश, दूसरा है कंघा, तीसरा है कच्छा, चौथा है कड़ा और 5वां है कृपाण। इसी श्रृंखला में आगे बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी, जो कि संगम वंश के थे। साथ ही हम्पी की खोज 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा की गई और हम्पी की खोज की जो प्रारंभिक सूचनाएं हैं वो विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित है। हम्पी वर्तमान कर्नाटक राज्य में विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्थान था। महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है। यहाँ पे हिंदू त्योहारों के महानवा के अवसर पर अनुष्ठान किए जाते थे और इन अवसरों पर विजयनगर साम्राज्य के शासक अपने शक्ति का प्रदर्शन करते थे। बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली की, जो कि विजयनगर साम्राज्य की एक राजनीतिक खोज थी। अमरनायक सैनिक कमांडर होते थे, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। और कहा जाता है कि अमरनायक प्रणाली के कई तत्व दिल्ली की एकता प्रणाली से लिया गया है। अब विजयनगर साम्राज्य की जल आवश्यकताएं तुंगभद्रा नदी में बाढ़ व नहर बनाकर पूरी की जाती थी। साथ ही वहाँ पे एक कमलपुरम जलाशय व हीरिया नहर थी, जिससे जलापूर्ति की जाती थी। आगे बात करते हैं मुगलकालीन कृषि उत्पादन में महिलाएं। कृषि के उत्पादन में महिलाएं जहाँ पुरुष हल लगाते थे, वहीं महिलाएं खेतों में बुआई, निराई, कटाई के साथ साथ फसल से दाना निकालना आदि काम करती थी। और साथ ही वो सूत काटना, कपड़ों पर कढ़ाई व बर्तन बनाने के लिए मिट्टी साफ करना, मिट्टी को गूंथना आदि कार्य भी करती थी। मुगल काल में जमींदारों की भूमिका। तो जमींदार जमीनों के मालिक होते थे और समाज में इनकी उच्च हैसियत होती थी। इनकी अपनी व्यक्तिगत जमीन होती थी, जिसे मिल्कियत कहते थे और जिस पर दिहाड़ी मजदूर काम करते थे। और सबसे विशेष बात, जमींदारों के पास अपनी सैनिक टुकड़ियां भी थी। मुगल भू राजस्व व्यवस्था। भूमि से मिलने वाला राजस्व मुगल काल की आर्थिक बुनियाद थी। भू राजस्व का निर्धारण 2 तरीके से होता था। पहला था कर का निर्धारण, दूसरा वास्तविक वसूली। मुगल काल में भू राजस्व के वसूलकर्ता के रूप में
अमील गुजार था और भूमिका मापन प्रत्येक प्रांत की जुती और जोतने वाली जमीन का मापन किया गया था। मुगल काल की भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में भी किया है। वहीं आगे बात करते हैं बंगाल में जोतदारों का उदय। तो जोतदार एक तो धनिक किसान थे, इनकी बड़ी बड़ी जमीनें थी, साथ ही ये स्थानीय व्यापार और साहूकारों के कारोबारों पर इनका नियंत्रण था और ये लोग गांव में ही रहते थे, तो ग्रामवासियों पर इनका सीधा नियंत्रण था। जमींदारों द्वारा लगान बढ़ाने का ये प्रतिरोध करते थे, जिससे कि रैयतों का जोतदारों से भावनात्मक लगाव हो गया था। अब आता है इस्तमरारी बंदोबस्त। इसका दूसरा नाम है स्थायी बंदोबस्त, जिसकी शुरुआत 1793 में कॉर्नवालिस ने की और इसे लागू किया गया बंगाल बिहार में। और इस व्यवस्था में राजस्व को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी जमींदारों को दी गई, जो गांव से राजस्व को इकट्ठा करते थे। और सूर्यास्त व्यवस्था इस बंदोबस्त से विशेषता जुड़ी हुई है। अब आता है पहाड़िया लोगों का जीवन। पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे। ये झूम खेती करते थे। झूम खेती पेड़ों के पत्तों को इकट्ठा करके उन पे आग लगा के उनकी जो राख बनती थी उसे फैला के उसमें बीजों को बोया जाता था, उसे झूम खेती कहते हैं। और ये लोग खाने के लिए महुआ के फूलों को इकट्ठा करते थे। वही बात करते हैं संथालों की। तो संथाल पहाड़ियों के विपरीत स्थायी खेती करने वाले थे। इनकी जमीन को दामिनी कोह कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारी कर लगाने और साहूकारों के उच्च ब्याज के खिलाफ इन लोगों ने सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। संथालों ने 1855 और 56 में विद्रोह किया। बात करते हैं दक्कन के रैयतों का विद्रोह। तो बम्बई में जो ऋणदाताओं ने बही खातों में धोखाधड़ी की, जिससे कि रैयत ऋणग्रस्तता के जाल में फंसते जा रहे थे। इससे क्रोधित होकर रैयतों ने 1875 में साहूकारों के बही खाते और ऋण पत्र जला दिए। रैयत किसानों को कहा जाता है। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के धार्मिक और सामाजिक कारणों की। भारतीय धर्म में हस्तक्षेप किया गया अंग्रेजों के द्वारा, ईसाई मिशनरियों का आगमन, साथ ही अंग्रेजों के द्वारा भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार करना और डलहौजी के द्वारा गोद निषेध की नीति विशेषता 1857 की क्रांति का कारण बनी। सहायक संधि 1798 में वेलीजली द्वारा तैयार की गई। इसकी कुछ शर्तें थी, जिनमें पहली थी कि अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौती में रक्षा करेगा। दूसरी थी कि सहयोगी पक्ष भू क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिक रखेगा और सहयोगी पक्ष अन्य शासक से संधि नहीं कर सकता था। बात करते हैं 1857 की क्रांति के आर्थिक व राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण में कृषकों का शोषण होना, भारतीय उद्योग धंधों का विनाश होना, धन का विदेश जाना और अनेक लोगों का बेरोजगार होना। साथ ही राजनीतिक कारण में डलहौजी की हड़प नीति, ईस्ट इंडिया कंपनी का कुशासन, सरकारी नौकरियों में भारतीयों की उपेक्षा थी। अब 1857 का विद्रोह अवध में ही व्यापक क्यों हुआ, इसके निम्नलिखित कारण हैं, जिसमें पहला है कि 1806 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा। साथ ही वहाँ का जो नवाब था वाजिद अली शाह, उसे गद्दी से हटाया गया। और तीसरा कारण ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था
अवध में लागू की गई, जिससे वहां के लोग अधिक क्रोधित हो गए थे। अब अंग्रेजों द्वारा 1857 की क्रांति का दमन बड़ी निर्ममता से किया गया। और किस प्रकार उन्होंने दमन किया, इसके कारण है पहला, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने समूचे भारत में मार्शल लॉ लागू किया। दूसरा, उन्होंने जितने भी विद्रोही थे उन्हें सजाए मौत निर्धारित कर दी। तीसरी, उन्होंने दिल्ली, जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता थी, दिल्ली पर कब्जा किया। और चौथा, भूस्वामी और काश्तकारों की एकता को तोड़ दिया। अब बात करते हैं आपके चरखा राष्ट्रवाद का प्रतीक कैसे बना। देखिए, इसके निम्नलिखित कारण थे। महात्मा गांधी का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति श्रम करे और कोई भी बेरोजगार ना रहे। ये अवधारणा चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक चुनने के लिए पर्याप्त थी। चरखा गरीबों को पूरक आमदनी व स्वावलंबी बना सकता था। बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत डांडी मार्च से हुई, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। 12 मार्च 1923 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक की यात्रा शुरू की और डांडी पहुंचकर मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून तोड़ दिया। वही दूसरा आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1920 में हुई और इसका नेतृत्व करता महात्मा गांधी थे। और 1922 में चौरी चौरा घटना होने के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जनता को एकजुट करना था। वही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई। इसका प्रमुख नारा था करो या मरो, जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और इस आंदोलन का उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त करना। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के आंदोलन का स्वरूप कैसा था। तो महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया। साथ ही उनके आंदोलन में महिलाओं ने सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भागीदारी दी और महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ी। और तीसरा है कि उनका आंदोलन अहिंसक और सत्याग्रह पर आधारित था। अब बात करते हैं अंतिम चैप्टर की। अंतिम अध्याय का टॉपिक है संविधान सभा का निर्माण और कार्य प्रणाली। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसके जो अस्थायी सभापति थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। बाद में इनके जो स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे और साथ ही उनके साथ और लास्ट टॉपिक है कि संविधान सभा में भाषा विवाद हल कैसे हुआ। तो भाषा के विवाद को हल करने के लिए संविधान सभा ने निम्नलिखित बातें सुझाई, जिसमें पहली थी कि हिंदी को राजभाषा बनाया गया। दूसरा, 15 वर्षों तक सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जाएगा। और तीसरा कि प्रत्येक प्रांत को अपनी सरकारी कार्यों के लिए किसी एक क्षेत्रीय भाषा को चुनने का अधिकार दिया गया। साथ ही इस पाठ्य सामग्री के सभी सॉल्यूशन समाप्त होते हैं। और अब अंतिम जो है मानचित्र पे आधारित प्रश्न रह जाता है, जिसमें है कालसी आपका उत्तराखंड में है, वहीं मेरठ, मथुरा और कानपुर
ये आपका उत्तर प्रदेश में है, और मगध पाटलिपुत्र ये आपका बिहार में आता है। कालीबंगन राजस्थान में है, धौलावीरा लोथल गुजरात में, सांची सारनाथ मध्य प्रदेश, अजंता कारले सोपारा आपका महाराष्ट्र, अमरावती है आंध्र प्रदेश, और कलिंग है उड़ीसा में। इसी के साथ ये सामग्री, ये चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।